नमस्कार, मैं राकेश कुमार। मिशन 50 हम लोगों का एक उद्देश्य है जो श्री नरेंद्र पांडे जी के मार्गदर्शन में शुरू कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोगों का एक निहित उद्देश्य है कि इस जिले से कम इस बार जो 67th बीपीएससी अनाउंस होने वाला है उसमें कम से कम हमारे जिले औरंगाबाद से 50 लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हों। इसके लिए हम लोग मिशन 50 की शुरुआत कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ की पहली जो कड़ी है उसमें इतिहास को कैसे पढ़ें प्रीलिम्स के लिए, उसमें नरेंद्र पांडे जी के व्याख्यान होंगे। और अभी तो सरकार के गाइडलाइंस नहीं हैं, मार्गदर्शन देने की ही सुविधा है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने 2 नंबर जारी किया है। एक नरेंद्र पांडे जी का नंबर है 6204881064। फिर से सुन लीजिए, 6204881064 ये नरेंद्र पांडे जी का नंबर है। और इसमें मेरा नंबर है 7004974960। तो आप आइए मिशन 50 में जुड़िए। और औरंगाबाद के तमाम विद्यार्थियों से एक अनुरोध है, एक आग्रह है और एक चुनौती भी उन्हें मैं देता हूं कि आप आइए, हमसे जुड़िए। मैं गारंटीड के साथ, हम लोगों की जो टीम है वह गारंटी देती है कि आप अगर हमारे हिसाब से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल 100% जो है प्रीलिम्स में गारंटी होगी। उसके बाद जो है आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और वहाँ भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप हम लोगों के मार्गदर्शन में चलेंगे, मिशन 50 के मार्गदर्शन में, तो वैसी स्थिति में आप जो है तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। और मैं दावा करता हूँ कि अगर आप यहाँ से 50 लोगों ने मेंस लिखा है तो आप मान के चलिए कि उसमें 38 से 40 बच्चे जो है इंटरव्यू के लिए जाएंगे। यह दावा है। क्योंकि हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पे चर्चा करेंगे कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को किस प्रकार से कम समय में और कम पढ़कर इसको हम लोग फतह कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि अब बीपीएससी प्रीलिम्स आसान नहीं रहा। 66वीं बीपीएससी में जनरल का कट ऑफ 108 गया है, जो एक भयावह स्कोर है। शायद बीपीएससी के इतिहास में इतना स्कोर पहली बार गया है। इसलिए अब आपको यह मानकर चलना है कि कंपटीशन कड़ा होते जा रहा है। इसी कड़ी में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यह बताना चाहूँगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको जीएस पेपर पर ध्यान देना है। सिर्फ जीएस दुनिया का पहला ये एग्जाम है जिसमें सिर्फ जीएस पर प्रीलिम्स क्वालिफाई कराकर आपको अधिकारी बनने का मौका देता है। अब जीएस के तो बहुत विस्तृत सिलेबस हैं। फिलहाल आज हम लोग हिस्ट्री पे चर्चा करेंगे। हिस्ट्री में भी सिर्फ भारतीय इतिहास पर चर्चा करना है, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में भारतीय इतिहास से ही सवाल आते हैं। भारतीय इतिहास का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आधुनिक भारत होते हुए फ्रीडम स्ट्रगल तक जाता है। पर घबराना नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत और स्वतंत्रता संग्राम के बीच में जो घटित घटनाएं हैं उनको कम समय में किस प्रकार से पढ़ा जाए उसको मैं बताता हूं। पहले आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आपको पता है, 5000 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं 3000 ईस्वी पूर्व भी आता है। तो इस काल में आपको बस यह ध्यान रखना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। जैसा कि हमें मालूम है, यह कश्मीर, आधुनिक पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान के इलाके, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। तो आपको यह ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहाँ से मिलने वाली चीज़ें, जैसे मान लीजिए काली चूड़ी कालीबंगा से मिला, जूते हुए हल के निशान लोथल से मिल गया। इसी तरह से अन्न कोठार, अन्नागार या फिर बड़े तालाब कहाँ से मिले हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी आप सिंधु घाटी सभ्यता से लें। सिर्फ प्रमुख स्थल और वहाँ से मिलने वाली चीज़ों को, ज़्यादा समय इस पर नहीं देना है। इसके बाद सीधा महाजनपद काल में आइए। महाजनपद काल में जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा है, उसमें से सिर्फ आप मगध साम्राज्य पर ही फोकस करिए। मगध साम्राज्य ने किस प्रकार से अन्य साम्राज्यों को, अन्य महाजनपदों को अपने अंदर मिलाया और उनमें राजाओं की क्या भूमिका थी, बस शॉर्ट में उसका अध्ययन करना है, क्योंकि आपको उस पर पीएचडी नहीं करनी है। बौद्ध और जैन पे आते हैं। तीसरा, बौद्ध और जैन में
सिर्फ तीर्थंकरों के बारे में, जो 2-3 तीर्थंकर जैन के हुए, और बौद्ध में भगवान बुद्ध, उनसे रिलेटेड चीज़ें, उनकी संगति, जो भी जहाँ जहाँ उन्होंने दीक्षा दी, जहाँ जहाँ उन्होंने भाषण किया, और बौद्ध जैन से रिलेटेड कुछ किताबें। मुश्किल से आप इनको 1-2 पन्नों में इनका जो मुख्य विवरणी है वो किताबों से आप प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध जैन के बाद बहुत सारे छिटफुट राज और काल आते हैं, उसमें हूण, कुषाण वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहाँ पे बिल्कुल से ऑब्जेक्टिव सवाल कहीं से मिल जाए जो प्रमुख है, बस उसी को चुनना है। सीधा बौद्ध के बाद अब मौर्य काल पर आइए। मौर्य काल में भी आपको अशोक पर ज़्यादा फोकस करना है। मौर्य काल में आपको अशोक पर चर्चा करनी है। वैसे चंद्रगुप्त मौर्य भी पढ़ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, बस 2 चीज़ों पर, और ज़्यादा से ज़्यादा एक आजीवक संप्रदाय को जो उसका जो पौत्र दिया था गया में, बराबरा की गुफाओं में दान दिया था, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। मौर्य काल में अशोक के जितने भी स्तंभ हैं, मुख्य स्तंभ, उन स्तंभों पे क्या क्या लिखा है, और उस समय के जो वास्तुकला है उस पे फोकस करिए और यहाँ से निकलिए। इसके बाद आइएगा गुप्त काल में। गुप्त काल में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, परंतु गुप्त काल के इन 3 राजाओं को ही, और 3 राजाओं के काल में आए लोग, 3 राजाओं के काल में लिखी गई किताबें, और उसके वास्तुकला को थोड़ा फोकस करते हुए आगे निकल जाना है। लास्ट में हिंदू साम्राज्य का अंतिम राजा हर्षवर्धन की चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन के साथ आप थोड़ा समय बिताइए, और हर्षवर्धन के समय में जो लोग आए और जो घटनाएं घटी उसका संक्षिप्त विवरण तैयार कर लें। इसके बाद आप मेडिवल हिस्ट्री में आते हैं। मेडिवल हिस्ट्री में राजपूत काल आता है। यहाँ पर आप थोड़ा रुकें, यह 700 से 1200 का काल है। इसमें आप त्रिगुट संघर्ष या फिर अन्य जो तुर्क और राजपूतों के बीच में जो आपस में प्रतिद्वंद्विता हुई है, जिसमें तराइन का युद्ध हो सकता है या अन्य महत्वपूर्ण युद्ध हो सकता है, उन सब चीज़ों को आप छिट-फुट पढ़ लें और उसका नोट्स बना लें। राजपूत काल में जो भी विसंगतियां थीं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, किस प्रकार से इस काल में हमारे इन्वेडर आक्रमण करते हैं। उसमें मोहम्मद गजनवी को भी आप शामिल कर सकते हैं, मोहम्मद गोरी को भी शामिल कर सकते हैं। मतलब आपको मेन लाइन में ही रहना है, टेल लाइन में जो घटनाएं घटी हैं उस पर बिल्कुल ही नहीं जाना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत ही विस्तृत है। जब इनसे आगे आते हैं, देखते हैं कि राजपूत काल और तुर्क में जब आपस में लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, तराइन का युद्ध होता है, तो उसमें जब हमारे राजपूत राजा फाइनली हारे जाते हैं तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और फिर दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो जाती है तो फिर एक लंबा फहरिस्त है तुर्क शासकों का, जिसको आप गुलाम वंश और उसके बाद के तुर्क शासकों के नाम से जानते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के राजा जैसे आपको इल्तुतमिश हो गए, रजिया सुल्तान हो गई, बलबन हो गया, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के तुगलक वंश तक आप पढ़ लें। और वहाँ मुख्य जैसे तुगलक में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में या इस तरह से अन्य चीज़ों पर ही फोकस करें। अंत में मैं जब मेडिवल हिस्ट्री का मुगल पीरियड में आते हैं तो मुगल पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है, यहाँ पर थोड़ा रुकना है। और मुगल काल में आपको जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, वो मुगल काल में आपको शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, इन 4-5 राजाओं जिन्हें पातशाह कहा गया, सुल्तान के बाद पातशाह का शासन आया, तो इन मुगल शासकों के बीच में अपने आप को रखें। और इनके काल में जो घटित घटनाएं हैं, प्रमुख युद्ध से लेकर के, वास्तुकला से लेकर के, किताबों की रचना से लेकर के, विदेशी यात्रियों के आगमन तक आपको ध्यान देना है। जैसे ही औरंगजेब का पतन होता है 1707 में शायद, उसके बाद आधुनिक काल शुरू हो जाती है। आधुनिक काल में आप बंगाल में जो भी 1757, 1764 से लेकर मराठा और अंग्रेज के बीच में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उस पे ही फोकस करें। और किस प्रकार से आधुनिक काल का मतलब कि किस प्रकार से
पूरा भारत को अंग्रेजों ने लाल किया, यानी मराठों को हराया, मैसूर का युद्ध हुआ, अवध के नवाब को हराया गया, एक एक करके किस प्रकार से भारत को लाल किया गया, उसी के अंतर्गत डॉक्ट्राइन डलहौजी का हड़प नीति लागू किया गया। तो इन सब चीज़ों के बीच में ही आधुनिक काल में रहना है। और लास्ट में जब अंग्रेज भारत पे छा गए तो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू होता है, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाती है, आज़ादी की लड़ाई शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं। और वो लड़ाई में मुख्य मुख्य लोग, नरम दल, गरम दल, कांग्रेस का स्थापना, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्षता में लिए गए निर्णय, और इन सब चीज़ों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते चला जाना है। और पूरी इतिहास आप चाहेंगे तो 1 माह के अंदर खत्म कर सकते हैं पढ़कर। इस पर हम लोग एक एक चैप्टर पे, सिंधु घाटी पर, महाजनपद पर, बौद्ध जैन पर, अशोक पर, मौर्य पर, गुप्त पर, एक एक करके हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों को फिजिकली जब आदेश हो जाएगा सरकार से तो हम लोग घर पे बुला करके एक एक चीज़ पे चर्चा करेंगे, वर्कशीट हल कराएंगे। इस बार टारगेट है कि कम से कम हमारे ज़िले से भी 50 बच्चे मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकें। जय हिंद, जय भारत।